प्रोफेसर चेतन को उसके बारे में कहां से पता चला। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला था। कुछ देर के इंतजार के बाद बीबीसी और आरव अपने मन को समेटकर प्रोफेसर से मिलने चले गए। प्रोफेसर चेतन ने आरव से कुछ सवाल किए। जवाब सुनकर उनको समझ नहीं आया कि वो किस तरह से आरव की मदद करे। कुछ सवाल के जवाब देने के बाद प्रोफेसर चेतन ने आरव को एक पत्थर दिया। इस पत्थर का इस्तेमाल करके आरव अपने अतीत के बारे में जान सकता था। इस जगह पर प्रोफेसर ने नोटिस किया कि कोई और भी वहां था, जो वहां हो रही बातों को सुन रहा था। वही काशीघाट के जंगल में मिस्टर कृष्णमूर्ति ने ऑफिसर देव के लिए अपने एक आदमी को भेजा था। दोपहर को हुई बहस के बाद मिस्टर कृष्णमूर्ति ने ऑफिसर को सबक सिखाने का सोच लिया था। रात के समय अंधेरे में ऑफिसर देव बेस के बाहर खड़े होकर अपनी सिगरेट का मजा उठा रहे थे। जंगल की शांति उनके उलझन भरे मन को सहला रही थी। वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे कि मिस्टर कृष्णमूर्ति जरूर अपने अपमान का बदला लेंगे। वैसे भी ये उनका इलाका था, जिसको उन्होंने सालों से मेहनत करके बनाया था। साथ ही ऑफिसर देव को इस बात की भी चिंता थी कि गांव के लोगों का भरोसा कैसे जीता जाए। उनके मन में सवाल बहुत थे, मगर जवाब एक भी नहीं। इससे पहले कि उनकी सिगरेट खत्म होती, अचानक से उन्होंने पास की झाड़ी से किसी के आने की आवाज सुनी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, एक तलवार हवा को चीरती हुई उनकी सिगरेट को बुझाती हुई पास के पेड़ पर जा लगी। ऑफिसर देव के लिए इतना इशारा काफी था कि उन पर हमला हुआ था। वो तुरंत अपनी जगह पर बैठ गए। अब यहाँ पर उनके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर वो बेस की तरफ भागते भी है, तो शायद हमला करने वाला उनको पीछे से मार सकता था। वहां रहना भी सही नहीं था, क्योंकि हमला करने वाले को ऑफिसर की पोजीशन का पता चल गया था। ऑफिसर देव को जो भी करना होगा, बहुत जल्दी करना होगा। उन्होंने दिमाग लगाते हुए जमीन पर नीचे लेटना ही सही समझा। वो जैसे ही नीचे लेट गए, अचानक से एक आदमी आया, जो उनसे टकराकर जमीन पर गिर गया। उसके गिरते ही ऑफिसर देव ने उसको मारकर बेहोश कर दिया। वो अभी किसी की जान नहीं लेना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने जंगल में कुछ चिड़ियों की आवाज सुनी। वो समझ गए कि अभी उनके पीछे कुछ और भी लोग थे, जो हमला करने को आए थे। ऑफिसर देव अपनी जगह पर खड़े हो गए और जिस तरफ से आवाज आ रही थी, उस ओर जाने लगे। वो जैसे ही आगे की तरफ बढ़े, अचानक से फिर से हमला हुआ। इस बार एक तीर उनके कान के पास से गुजर गया। इससे पहले कि वो अपने बेस के पास आ पाते, कुछ लोगों ने उनको सामने से घेर लिया और एक तरह का जाल उनके सर पर फेंक दिया। ऑफिसर देव कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उनको किडनैप किया जा रहा था, कि उनको मारा जा रहा था, क्योंकि हमला करने वालों ने जिस तरह से उनको फंसाया था, उससे तो यही साबित हो रहा था कि वो उनको किडनैप करना चाहते थे। इस बीच ऑफिसर को जब कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, बचाओ, बचाओ, हेल्प। इस आवाज को सुन बेस पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऑफिसर की आवाज आ कहां से रही थी। जैसा कि प्लान था, वो बहुत आराम से अपने बेस के आसपास देख रहे थे कि ऑफिसर की आवाज कहां से आ रही थी। अंधेरे के कारण वैसे भी बहाना बनाना बहुत आसान था कि कोई उनको देख नहीं पा रहा था। उधर ऑफिसर देव को बेहोश करके किडनैप करने वाले लोग उन्हें अपने साथ जंगल की दूसरी तरफ लेकर जा रहे थे। मिस्टर कृष्णमूर्ति के आदमी भी उनके पीछे थे, देखने के लिए। वो उसी रास्ते से जंगल में दाखिल हुए, जहां से ऑफिसर देव को निकाला गया था। इससे पहले कि वो लोग ऑफिसर तक पहुंचते, उनको अचानक से लगा जैसे कुछ गड़बड़ था। प्लान के हिसाब से ऑफिसर को जंगल के दूसरे हिस्से में मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इस बात की गंभीरता को समझते हुए एक आदमी ने इस बात की खबर मिस्टर कृष्णमूर्ति को देने का फैसला किया। मिस्टर कृष्णमूर्ति अभी अपने कार में बैठकर शराब पी रहे थे। जब उनका आदमी उनके पास भागते हुए आया, तो वो अंदर से खुश हो गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, लगता है काम हो गया है। बॉस, बॉस। क्या है? यही बताने आया हो ना कि काम हो गया है। शाबाशी मिल जाएगी, निकलो यहाँ से। मिस्टर कृष्णमूर्ति ने आए हुए आदमी की बात को काटते हुए कहा, नहीं बॉस, आप आप समझ नहीं रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑफिसर देव जंगल से गायब हो गए हैं।
ये बात सुनते ही मिस्टर कृष्णमूर्ति के हाथ से उनकी शराब गिर गई। ए, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने तुम लोगों को समझाया था कि उनको सिर्फ पीट कर डराना है, गायब करने के लिए किसने कहा? हाँ, मिस्टर कृष्णमूर्ति ने खुद को संभालते हुए कहा। हाँ, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, जो हुआ है वो पता नहीं किसने किया। हम लोग तो आपके हिसाब से काम कर रहे थे। आप प्लीज चलिए बॉस, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मिस्टर कृष्णमूर्ति के आदमी ने कहा। यह सुनकर मिस्टर कृष्णमूर्ति अपनी कार से बाहर आए। वो इस वक्त इतने ज्यादा नशे में थे कि सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनके आदमी ने उनको संभालने की कोशिश भी की, मगर उन्होंने उनको डराकर भगा दिया और बड़बड़ाते हुए बोले, अरे ये कैसे हो सकता है? किसने किया ये सब? समझ रहे हो इसका अंजाम क्या हो सकता है? हम सबको लात मारकर विश्व रक्षक दल से बाहर कर दिया जाएगा। हम लोग एक काम भी अच्छे से नहीं कर सकते। हटो सामने से। हाँ। मिस्टर कृष्णमूर्ति का प्लान पूरा उल्टा हो गया था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला था। उन्होंने केवल इस बात का प्लान बनाया था कि ऑफिसर देव पर हमला करके उनको डरा कर भगा दिया जाए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका प्लान इस तरह से उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टर कृष्णमूर्ति के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह थी कि उन्होंने पूरी यूनिट के सामने ऑफिसर के साथ बहस की थी। अब अगर ऑफिसर देव को कुछ भी होगा तो शक सीधा मिस्टर कृष्णमूर्ति पर ही आएगा। ऑफिसर को नुकसान पहुंचाने वाले अब ऑफिसर को बचाने के चक्कर में पड़ गए थे। पूरा खेल अब उल्टा हो गया था। वैसे भी मिस्टर कृष्णमूर्ति इतने नशे में थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये था कि ऑफिसर देव को आखिर किसने गायब किया था। बहुत देर तक मिस्टर कृष्णमूर्ति के सोचने के बाद जब समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने आदमियों को बेस के आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाने का ऑर्डर दे दिया। दूसरी तरफ कॉलेज में प्रोफेसर चेतन अपने कमरे में बैठकर कुछ कर रहे थे। शायद से वो उस काम को अंजाम दे रहे थे जो उनको आचार्य बोधि ने दिया था। तभी अचानक से प्रोफेसर चेतन के पीछे कुछ हलचल हुई। प्रोफेसर चेतन एकदम से अलर्ट हो गए। उन्होंने बिना पीछे मुड़े ही कहा, आज आने में आपको बहुत देर हो गई। मैं जिस दुनिया में रहता हूँ वहां पर वक्त बहुत धीमा चलता है प्रोफेसर। ये आवाज कालजयी की थी। लेकिन मैं वक्त से आगे चल रहा हूँ आज। मैंने अपने पहले स्टेज को पूरा कर लिया है। अब आरव मेरे जाल में फंस गया है। मैंने उसको आज काशी घाट की तरफ भेज दिया। प्रोफेसर चेतन ने अपने गुरूर को चमकाते हुए कहा, बात यहाँ पर वक्त की नहीं है। मैंने आरव की शक्ति को महसूस किया है। वो अभी हमारे काम के लिए तैयार नहीं है। अभी उसको कुछ वक्त चाहिए। कालजयी ने प्रोफेसर की बात पर ऐतराज जताते हुए कहा, पता नहीं आपका सही वक्त होता क्या है। आज से नहीं, 5000 साल से हम सही वक्त का इंतजार ही कर रहे हैं। क्या मिला हमें इंतजार करके? प्रोफेसर चेतन ने गुस्से में कहा। वो अभी इस बात से दुखी चल रहे थे कि उनके प्लान को कालजयी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। प्रोफेसर चेतन बहुत ही ईगो वाले इंसान थे। उनके लिए उनकी सोच ही सबसे बड़ी थी। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ प्रोफेसर। तुम शायद भूल गए हो कि तुम किससे बात कर रहे हो, कालजयी ने कहा। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इस बार भी कुछ कर पाएंगे। आरव फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा और हम लोग एक दूसरे को देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ। प्रोफेसर ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक से कालजयी ने उनको पीछे से पकड़ के उठा दिया। प्रोफेसर चेतन के जिस्म पर कालजयी के ठंडे हाथ मौत के एहसास से कम नहीं थे। मैंने कहा ना प्रोफेसर कि अपनी औकात मत भूलो, नहीं तो अपनी दुनिया को बर्बाद होते देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। मेरे सब्र का इम्तिहान तुम्हें मौत के करीब ले जा सकता है। इतना कह के कालजयी ने प्रोफेसर चेतन को नीचे पटक दिया। प्रोफेसर ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था।
लेकिन आप ही बताइए, मैंने अभी क्या गलत कहा? आरव जितनी जल्दी अपने मकसद के लिए तैयार होगा, हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। मैं भी इस बात को मानता हूँ प्रोफेसर, लेकिन मैंने आरव के शरीर को बहुत अच्छे से देखा था। उसके अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे काम आ सके। अभी तुम्हारा काम इतना ही है कि तुम उसके मन को विश्व रक्षक दल से दूर ले जाओ। बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। कालजी ने प्रोफेसर को समझाते हुए कहा। हाँ ठीक है गुरु कालजी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। एक सवाल और था, इस प्रोफेसर अग्निहोत्री का क्या करना है? प्रोफेसर चेतन ने पूछा। इनको अभी जिंदा रखना है। ये हमारे आगे के प्लान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही ये आरव के भी बहुत करीब है। याद रहे कि हमारे मकसद के लिए जितने भी अच्छे योद्धा हैं, उनको मारना नहीं, उनकी सोच को मारना है। कालजयी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है महामहिम, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैंने कॉलेज को भी अपने साथ मिलाने और विश्व रक्षक से दूर ले जाने का प्लान बना लिया है, प्रोफेसर ने कहा। कल जब तुम आरव से बात कर रहे थे तब मुझे याद आया कि विश्व रक्षक दल का एक आदमी है। उसका नाम है योगेश बहादुर। उसने ही आरव पर हमला कराया था, लेकिन उसने आरव को ऐसा फील कराया कि वो हमला विश्व रक्षक दल ने कराया था। तुम समझ रहे हो ना कि इस बात को तुमको कैसे इस्तेमाल करना है, हाँ? कालजी ने प्रोफेसर चेतन के दिमाग में उस घटना के विजन को दिखाते हुए कहा। अब आरव विश्व रक्षक दल के लिए काम नहीं कर पाएगा। आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है मुझे, प्रोफेसर ने खुश होते हुए कहा। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये समय दोबारा नहीं। अभी कालजयी ने इतना ही कहा था कि अचानक से कालजयी बोलते बोलते रुक गया। कालजयी का ध्यान अब आरव के हॉस्टल की तरफ चला गया। वो समझ गया था कि आरव ने अपना काम शुरू कर दिया था। कालजयी को अब जाना था। उसने दोबारा प्रोफेसर चेतन की तरफ रुख किया और कहा, मेरे जाने का वक्त हो गया है। आरव को अब विजन दिखाने की बारी है। इतना कहने के साथ वो हवा में गायब हो गया। आरव अपने कमरे में उस पत्थर को अपने सामने रखते हुए कुछ मंत्रों को पढ़ रहा था। दरअसल ये पत्थर कालजयी को बुलाने का रास्ता था। बाकी का काम कालजयी करने वाला था। प्रोफेसर ने आरव को पत्थर देकर अपना आधा काम कर दिया था। अब कालजयी को अपनी शक्तियों से बाकी के काम को अंजाम देना था। आरव के पीछे बीबीसी भी बैठा हुआ था। वो भी देखना चाहता था कि आखिर आरव को कौन से राज का पता चलने वाला था। किसने और क्यों किया है ऑफिसर देव का अपहरण? क्या मिस्टर कृष्णमूर्ति ऑफिसर देव को ढूंढ पाएंगे? क्या होगा जब आरव अनलॉक करेगा पत्थर की शक्तियां? जानने के लिए सुनते रहिए वीरों का वीर। मिस्टर कृष्णमूर्ति का प्लान पूरा उल्टा हो गया था। जहां वो ऑफिसर देव को हराना चाहते थे, उनको डराकर भगाना चाहते थे, वही अब किसी ने ऑफिसर देव को गायब कर दिया था। किसने किया था, क्यों किया था, ये किसी को नहीं पता था। अब मिस्टर कृष्णमूर्ति के लिए सबसे बड़ा डर ये था कि अगर ऑफिसर देव नहीं मिले तो सबसे पहले उनसे ही पूछा जाएगा कि वो कहाँ गए। इन सब बातों ने उनको अंदर से डरा दिया था। वही कॉलेज में दूसरी तरफ रात के अंधेरे में प्रोफेसर चेतन कालजयी से आरव के बारे में बात कर रहे थे। प्रोफेसर चेतन कालजयी को ये समझा रहे थे कि आरव को जल्द से जल्द अपने मकसद को जानना चाहिए, जबकि कालजयी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता था। उसने प्रोफेसर को बताया कि आरव की शक्तियां अभी उस लेवल पर नहीं आई थी जितनी जरूरत थी। इन सब के बीच आरव ने अपना काम शुरू कर दिया था। उसके साथ बीबीसी भी बैठ के देख रहा था कि वो क्या करने वाला था। आरव अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके ठीक सामने वो पत्थर था जो उसको प्रोफेसर चेतन ने दिया था।
इसी पत्थर की मदद से आरव को कहा गया था कि वो अपने राज को जान सकता था। बीबीसी को वैसे तो पत्थर पर ज्यादा भरोसा नहीं था, मगर इसको प्रोफेसर चेतन ने दिया था तो शक भी नहीं कर सकता था। धीरे धीरे आरव ने उन मंत्रों को पढ़ना शुरू किया जो उसको प्रोफेसर चेतन ने सिखाए थे। देखते ही देखते आरव के सामने की दुनिया बदलने लगी। वहां के हालात को देख के लग रहा था कि जैसे कोई दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल गया हो। दरअसल ये सब कालजयी कर रहा था। वो आरव को अपने हिसाब से कुछ बताना चाहता था। आधा काम तो उसने पहले ही आरव का दिमाग मैनिपुलेट करके पूरा कर दिया था। अब वो बाकी का कर रहा था। आरव भी अब अपने द्वारा बुलाई गई शक्ति को महसूस कर पा रहा था। जब उसने कुछ देर तक इस शक्ति को महसूस किया तो उसको लगने लगा कि ये उसी तरह की शक्ति थी जिसका सामना उसने पहले भी किया था। इससे पहले कि आरव इस बारे में कुछ और सोच पाता, अचानक से उसको एहसास हुआ कि बीबीसी उसको पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आरव, ओए आरव, ये कैसी शक्ति है? मैं इसमें खींचता जा रहा हूँ। ओए, कुछ कर मेरे भाई। मुझे लगता है कि ये शक्ति हमें कहीं लेकर जाने की तैयारी कर रही है, आरव ने कहा। इतना कहते हुए आरव ने ध्यान दिया कि पूरे कमरे में बहुत ज्यादा उथल पुथल होने लगी थी। उसको अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इसको कंटिन्यू करे या बंद कर दे। आरव अकेला नहीं था जिसने इस शक्ति को महसूस किया था। कॉलेज के आचार्य बोधि भी इस शक्ति को महसूस कर रहे थे। रात में 1 बजने जा रहा था और वो अभी सोने की कोशिश में लगे हुए थे, मगर अचानक से हुए एनर्जी पैटर्न के इस बदलाव को वो समझ गए। सवाल ये था कि ये सब कहाँ और कैसे हो रहा था। वो धीरे से उठे और बाहर निकलकर अपने हाथों को हवा में ऊपर किया। ये एक तरह का प्रोसेस था जिससे कि आप एनर्जी पैटर्न को समझ सकते थे। उन्होंने ऐसा 2-3 बार किया। हर बार उनको जवाब बॉयज हॉस्टल की तरफ से ही मिल रहा था। आखिर में उन्होंने खुद इस बात को कंफर्म करने का फैसला किया और उस ओर चल पड़े। इधर आरव और बीबीसी लगातार अपने आप को उस भयंकर शक्ति से बचाने की कोशिश कर रहे थे। आरव ने बहुत अच्छे तरीके से उस शक्ति को एक्टिवेट तो कर दिया, मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करे। इसके इस्तेमाल के बारे में प्रोफेसर चेतन ने भी आरव को कोई अलग से जानकारी नहीं दी। आरव को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने सामने पड़े पत्थर को पकड़ लिया। उस पत्थर को पकड़ते ही आरव को एहसास हुआ कि वक्त मानो कुछ पल के लिए रुक सा गया हो और उसके आसपास की दुनिया अब काली होने लगी, जैसे कि कोई आंखें बंद करता हो, ठीक वैसा ही। अब जब आरव ने अपनी पलक झपकाई तो वो एक अलग तरह की जगह पर था। इस जगह पर जाते ही आरव को समझ आ गया था कि ये जगह उसके कॉलेज जैसी नहीं थी। ये कोई जंगल था जहां पर बहुत भयानक तरह की आवाजें आ रही थी। आरव पहले तो परेशान होकर अपने आसपास के माहौल को समझने लगा। फिर अचानक से उसको उसी जगह पर किसी के दर्द से चीखने की आवाज आई। आरव ने तुरंत अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हुए उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कॉलेज में बीबीसी परेशान था कि आरव पलक झपकते कहाँ गायब हो गया था। वो डरते हुए अपने बिस्तर से उठकर कमरे को देख रहा था। अपने मन के डर को समझने के लिए बीबीसी खुद से बात कर रहा था। आरव, आरव, भाई कहाँ गया आरव? यार, ये भूल भुलैया खेलना बंद कर, मेरी वाट लगी हुई है आरव। वही आचार्य हॉस्टल की तरफ आए हुए अचानक से रुक गए थे। जिस एनर्जी का पीछा करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे, वो एनर्जी अब उनको महसूस नहीं हो रही थी। उनको क्या पता था कि वो एनर्जी आरव को लेकर गायब हो गई थी। आरव उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल से अब एक बस्ती की तरफ चला गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको वहां करना क्या था। वो तो अपने सपनों को समझने की कोशिश में था। जब वो उस बस्ती के पास गया तो अचानक से उसको याद आया कि उसने इस जगह को पहले भी देखा था। वो यहाँ पर पहले भी रह चुका था। जब आरव ने वहां के लोगों के पहनावे को देखा तो समझ गया कि वो अपने सपने में यहाँ पर आया था। वो इसी जगह के सपनों को देखा करता था। इस बात को समझते ही आरव के मन में जोश आ गया। उसने मन ही मन में प्रोफेसर चेतन का शुक्रिया अदा किया और आगे की तरफ बढ़ गया। छिपते हुए जब वो एक घर के पास गया तो वहां पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। वो घर के दीवार से अपने कान लगाकर सुन रहा था कि अंदर बैठे लोग क्या बात कर रहे थे। ओए,
अमरेंद्र तो हम लोगों को नहीं बचा पाया, मगर अमरेंद्र का बेटा, हाँ, उसका बेटा हमें जरूर से बचा लेगा। आरव देख तो नहीं पा रहा था, मगर ये किसी बूढ़े आदमी की आवाज लग रही थी। हाँ हाँ, इसकी बात को हम लोग कैसे मान लें कि अमरेंद्र की तरह उसका बेटा भी बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। अरे अमरेंद्र भी तो गया था कैपिटल सिटी पढ़ाई करने को। हाँ, क्या हासिल हुआ उसको बताओ। साथ ही क्या हासिल हुआ हमें। हाँ। दूसरे आदमी के बोलने के बाद कमरे में कुछ देर की खामोशी छा गई। कुछ देर के बाद आरव ने फिर से बूढ़े आदमी की बात सुनी। मुझे यकीन इसलिए है कि विश्व रक्षक वालों ने मेरे बेटे को धोखे से मारा है। तुम समझ नहीं रहे हो, उसका अधूरा सपना उसका बेटा पूरा करेगा। अरे कैसा अधूरा सपना मुखिया, तुम्हारे बेटे ने तो हम लोगों की आंख ही फाड़ दी है। अब इनमें क्या सपना हो सकता है। अब यहाँ से हमें विश्व रक्षक दल के लोग ना जीने देंगे और ना ही मरने देंगे। सब बर्बाद हो गया। हाँ, सब बर्बाद हो गया। आरव को उस दूसरे आदमी के जवाब से लग रहा था कि किसी ने पूरे गांव को खतरे में डाल दिया था। साथ ही पूरी बात किसी अमरेंद्र के बारे में हो रही थी। अब आरव को समझना था कि वो किस तरह से इन सब बातों को अपने सपने से जोड़ सकता था। इससे पहले कि आरव कुछ आगे सोच पाता, अचानक से घर के अंदर से किसी औरत की आवाज आई। मेरे बेटे के बारे में ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो तुम लोग। यहाँ मेरे घर पर मातम फैला हुआ है और तुम लोग बेशर्मों की तरह अपना रोना रो रहे हो। अमरेंद्र सिर्फ मेरा बेटा नहीं था, वो पूरे गांव का बेटा था। वो काशी घाट का युवराज था। जब आरव ने इस नाम को सुना तो आरव को समझ आ गया कि ये जगह कौन सी थी। हम आपके दर्द को समझते हैं। अमरेंद्र आपका बेटा था, लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि उसने हमारे लिए मौत के दरवाजे को खोल दिया है। अब जो कुछ होगा उससे हमें कोई नहीं बचा पाएगा। बच सकते हो अगर नाग शक्ति का साथ छोड़ दो तो, उस औरत की आवाज आई। अमरेंद्र की माँ, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानती हो कि हम ऐसा नहीं कर सकते। नाग शक्ति को छोड़ना हमारे बस में नहीं है। आरव इन बातों को सुनने के बाद सोचने लगा कि नाग शक्ति क्या था, मगर अभी वो इस बात को सोच नहीं पा रहा था। आरव अभी सोच ही रहा था कि उसके कानों में फिर से एक आवाज आई। नाग शक्ति के कारण ही हम बचे हुए हैं, नहीं तो विश्व रक्षक वाले हम लोगों का नामो निशान मिटा देते। आज तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, मगर जब मेरा पोता आएगा ना, तब देखना वो इसी शक्ति से गांव को आजाद कराएगा। इस आवाज के बाद तुरंत एक आवाज है। अरे मुखिया जी, हम लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे मुकद्दर में उस गुनाह की सजा लिखी है जो हमने किया ही नहीं है। विश्व रक्षक और वो दूसरी वाली पार्टी के बीच हम पिसकर रह जाएंगे। इन सब का फैसला हो जाएगा, मगर पहले मेरे पोते को कोई लेते आए। इतने के बाद एक दर्द में रोने की आवाज ने आरव को अंदर से हिला दिया। आरव का मन कर रहा था कि वो अंदर जाकर उस आदमी को चुप करा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। अचानक से आरव को लगा जैसे कि कोई उसको उस जगह से खींच रहा था। कॉलेज में डरा हुआ बीबीसी भागकर प्रोफेसर चेतन के पास गया था और उसने जो कुछ भी देखा था वो सब उनको बता दिया। पूरी बात को सुनने के बाद प्रोफेसर चेतन ने कालजयी को इशारे से पूछा कि आरव को कब वापस लाना था। कालजयी ने उसको 30 मिनट का इशारा किया और गायब हो गया। प्रोफेसर चेतन ने बीबीसी को बताया कि यह 30 मिनट का प्रोसेस था। इससे पहले इसको कोई नहीं तोड़ सकता था। बीबीसी प्रोफेसर चेतन के पास ही इंतजार करने लगा। जब समय पूरा हुआ तो प्रोफेसर चेतन ने आरव को वापस लाने की कोशिश शुरू कर दी। आरव को जो खिंचाव महसूस हो रहा था वो प्रोफेसर चेतन के कारण हो रहा था। देखते ही देखते आरव वापस आ गया। बीबीसी को ये देख बहुत खुशी हुई कि आरव सही सलामत वापस आ गया था। आरव अभी बेहोश था, तो उसको प्रोफेसर चेतन और बीबीसी ने उठाकर हॉस्टल के कमरे में शिफ्ट कर दिया। काशीघाट में ऑफिसर देव की तलाशी कर रहे कुछ लोगों ने आरव को आते और जाते हुए देखा था। अब सवाल ये था कि ये बच्चा कौन था जो घने जंगल में रात के इस वक्त आया था। दरअसल आरव ने जो भी देखा और सुना वो सब एक विजन था।
जो कालजयी ने बनाया था। आरव इसी वक्त पर काशी घाट में आया था। उसने कोई टाइम ट्रैवल नहीं किया। मिस्टर कृष्णमूर्ति के आदमियों को तलाशी लेने पर आरव का कोई सबूत नहीं मिला, मगर उन लोगों को आरव के आने की जगह पर काले रंग की राख मिली थी। वहां कोई भी आग नहीं लगाई गई थी। तब इस राख का क्या मतलब हो सकता था? उन लोगों में से एक आदमी भागते हुए मिस्टर कृष्णमूर्ति के पास गया और बोला, बॉस बॉस, जंगल में राख मिली है, मगर ऑफिसर का कोई पता नहीं चला। बहुत अच्छे, क्या ढूंढने को जाते हो और क्या लेकर आते हो? अरे शर्म करो जरा, मिस्टर कृष्णमूर्ति ने कहा और उस आदमी के हाथ से राख ले ली। इसके बाद जैसे ही मिस्टर कृष्णमूर्ति ने उस राख को छुआ, अचानक से उनका सर घूमा और वो जमीन पर गिर पड़े। उनके आदमियों ने तुरंत मिस्टर कृष्णमूर्ति को उठाया और उनके चेहरे पर पानी डाल दिया। होश में आते ही उन्होंने डरते हुए कहा, "हाँ, कालजयी कालजयी आया था।" उनकी इस बात पर उनके सभी आदमी हैरत में उनको देखने लगे। उन लोगों को अपने बॉस के चेहरे पर डर दिख रहा था। क्या है इस राख के मिलने का मतलब? क्यों मिस्टर कृष्णमूर्ति इतना डरे हुए हैं? क्या आरव अपने विजन को समझ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरों का वीर। जैसा कि प्लान था, आरव ने अपने काम को शुरू कर दिया। आरव ने जैसे ही उस पत्थर को एक्टिवेट किया, अचानक से रूम का माहौल बदलने लगा और देखते ही देखते आरव किसी और जगह पर पहुंच गया। आरव के गायब होने के बाद बीबीसी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वही आरव किसी जंगल के पास आ गया था। कुछ दूर आगे जाने के बाद आरव को वहां पर एक गांव दिखा। जब वो गांव के पास गया तो वहां पर कुछ लोग अमरेंद्र नाम के इंसान की बात कर रहे थे। आरव को यहाँ पर यह भी पता चला कि उस जगह का नाम काशी घाट था। इसके बाद अचानक से आरव को प्रोफेसर चेतन ने वापस कॉलेज में बुला लिया। आरव को सही सलामत देख बीबीसी को बहुत खुशी हुई। दूसरी तरफ आरव को तलाश कर रहे लोगों ने भी आरव को देखा था। जब वो वहां पर आए तो पाया कि वहां कुछ राख जैसी चीज थी। उन्होंने राख ले जाकर मिस्टर कृष्णमूर्ति को दिखाई। राख को देख मिस्टर कृष्णमूर्ति साहब की हालत खराब हो गई। मिस्टर कृष्णमूर्ति मार्शल आर्ट्स की दुनिया के पुराने चावल थे। वो उस राख को देख के समझ गए कि यहाँ कौन आया था। लेकिन उनके आदमी अभी इस बात को नहीं जानते थे कि मिस्टर कृष्णमूर्ति क्यों डरे हुए हैं। खुद को संभालने के बाद मिस्टर कृष्णमूर्ति ने अपने आदमियों से पूछा, सच सच बताओ, तुम लोगों ने क्या देखा? बॉस, जब हम गांव से सटे हुए जंगल में तलाशी ले रहे थे तब अचानक से हमने देखा कि एक 16 साल के आसपास का लड़का आया। वो जिस तरह से आया था उसी तरह से गायब भी हो गया। इसके बाद जब उस जगह पर गए तो हमें ये राख मिली, मिस्टर कृष्णमूर्ति के आदमी ने समझाते हुए कहा। तुम यकीन से कह सकते हो कि वहां कुछ और नहीं था? मिस्टर कृष्णमूर्ति ने फिर से पूछा। नहीं बॉस, वहां और कुछ नहीं था। जो था सब आपके सामने है, उनके आदमी ने सोचते हुए कहा। अच्छा, एक काम करो, अपने सभी आदमियों को बेस पर वापस बुला लो। मेरे ऑर्डर के बिना कोई भी जंगल में नहीं जाएगा, मिस्टर कृष्णमूर्ति ने कहा और बेस के अंदर की तरफ चले गए। अंदर आने के बाद भी मिस्टर कृष्णमूर्ति के दिमाग में कालजयी की बातें चल रही थी। उनका मन अब ऑफिसर से ज्यादा कालजयी के बारे में सोच रहा था। वो तो अपने लोगों को भी नहीं बता सकते थे कि उस काली राख का क्या मतलब था। रात अपनी रफ्तार से गुजर गई और कब सुबह हो गई ये मिस्टर कृष्णमूर्ति को पता ही नहीं चला। सुबह जब चिड़ियों की आवाज उनके कानों तक आई तब उनको समझ आया कि सुबह हो गई थी। सुबह होते ही उनके असिस्टेंट ने उनके कमरे को नॉक किया। दरवाजा खोलने पर वो अंदर आया और मिस्टर कृष्णमूर्ति से पूछा, बॉस, कल रात को क्या हुआ था? आप बहुत ज्यादा डर गए थे। वैसे तो कहना नहीं चाहिए दिग्विजय, लेकिन अब मैं उस अंत को देख रहा हूँ जिसकी कल्पना हमारे बाप दादा बहुत पहले से करते आए हैं, मिस्टर कृष्णमूर्ति ने कुछ सोचते हुए कहा। कैसी कल्पना बॉस, और कैसा अंत? असिस्टेंट ने पूछा। एक ऐसी लड़ाई का अंत जिसको हम लोग 5000 साल से लड़ रहे हैं। लगता है आप करो या मरो की घड़ी आ गई है, मिस्टर कृष्णमूर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उनकी मुस्कुराहट में हार की भावना नजर आ रही थी। आप अभी परेशान हैं इसलिए कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं बॉस। समय रहते हमें ऑफिसर देव का पता लगाना होगा, असिस्टेंट ने चाय सामने रखते हुए कहा।
अहं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऑफिसर देव आज आ रहे हैं गुरु भीष्म के साथ। मैं कुछ देर में एक लेटर दूंगा, तुम उसे विश्व रक्षक दल को भेज देना। मिस्टर कृष्णमूर्ति ने इतना कहा और चाय के साथ बाहर चले गए। उनका असिस्टेंट समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसके बॉस को हो क्या गया था। कॉलेज में आज छुट्टी का दिन था। बीबीसी आराम से आरव के पास ही घोड़े बेच के सो रहा था। उन दोनों को देख के ऐसा लग रहा था कि दोनों कितने सालों से नहीं सोए थे। सबसे पहले आरव की नींद खुली और नींद खुलने के साथ ही आरव ने देखा कि बीबीसी ठीक उसके पास ही सो रहा था। आरव डर कर उठा और बीबीसी को हल्के से धकेल दिया। इस कारण वो जमीन पर गिर पड़ा। जमीन को छूते ही बीबीसी डर से उठते हुए बोला, क्या हुआ क्या हुआ? "हाँ।" वो अभी भी नींद के आगोश में था। आरव ने उसकी बात पर चिढ़ते हुए कहा, एक लड़का हुआ और एक लड़की, चलो मिलकर नाम रखा जाए। अब अरे यार क्या यार आरव, हाँ, कितना प्यारा सपना देख रहा था मैं। बीबीसी ने अपने आंखों को मसलते हुए कहा, हाँ तेरे वो फालतू के सपने और तू, इश्क ने तुम्हें निकम्मा कर दिया दोस्त, वरना लड़के तुम भी बहुत काम के थे। आरव ने तंज कसते हुए कहा, हाँ हाँ ले लो मजे। हाँ, मुझे इस कॉलेज में भेजा ही गया है आपके मनोरंजन के लिए। इतना कह के बीबीसी फ्रेश होने को चला गया। आरव अभी भी बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। उसके दिमाग में रात की सब बातें चल रही थी। वो जंगल, वो गांव, वहां के लोग, और ये अमरेंद्र कौन था। काशीघाट के राज के बहुत पास जाकर भी आरव को कुछ नहीं मिला। दरअसल ये सब प्रोफेसर चेतन और कालजयी ने जानबूझकर किया था। उन्होंने आरव को उतना ही दिखाया जितना वो दिखाना चाहते थे। कुछ देर बाद बीबीसी आया तो उसने पाया कि आरव कुछ सोच रहा था। उसने उसको टोकते हुए कहा, ओए आरव क्या सोच रहा है? रात को क्या क्या हुआ था कुछ बताएगा? मैं वही सब सोच रहा हूँ यार। मैं किसी गांव के पास गया था। वहाँ किसी अमरेंद्र के बारे में बात हो रही थी। और हाँ, वो लोग बाहर किसी नाग शक्ति के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, पता नहीं क्या था वो सब। आरव ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या तू काशी घाट गया था? बीबीसी ने झटके में पूछा। बीबीसी की बात सुनते ही आरव झट से उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और घबराते हुए पूछा, हाँ लेकिन तुझे कैसे पता चला कि मैं मैं काशी घाट गया था? और क्योंकि तू जिस नाग शक्ति की बात कर रहा है वो वही की ब्लड लाइन है। अरे दरअसल वहां के लोग ही ब्लड लाइन ऑफ सरपट को नाग शक्ति कहते हैं। अब तो सुनने को भी नहीं मिलता है ये नाम। खैर, और क्या क्या पता किया? बीबीसी ने समझाते हुए पूछा। और ये अमरेंद्र कौन है? वो लोग अमरेंद्र और उसके आने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। आरव ने सोचते हुए पूछा, ये तो मुझे भी नहीं पता कि अमरेंद्र कौन है। हो सकता है कि वो भी नाग शक्ति का वंशज हो। हाँ, बीबीसी ने गेस करते हुए कहा। हाँ वो था, और उसने ही इस नाग शक्ति को इस्तेमाल करके पूरे गांव के लोगों को परेशान कर दिया। जहां तक मुझे समझ आया, उसके नाग शक्ति का इस्तेमाल करने के कारण ही विश्व रक्षक वाले उन लोगों के पीछे पड़े थे। आरव ने खड़े होते हुए कहा, लेकिन भाई ये सब तुमको क्यों दिखाया जा रहा है और दिखा कौन रहा है? सवाल ये भी तो उठता है ना। बीबीसी ने अचानक से कहा। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि आरव की सभी कड़ियों को जोड़ा जाए, मगर कामयाब नहीं हो पा रहा था। हो सकता है मुझे भी नाग शक्ति नहीं चुना हो। तू भी तो बोल रहा था कि मेरे पास दो ब्लड लाइन है, आरव ने कहा। मेरे भाई तू जितना इसको आसान समझ रहा है दरअसल ये इतना आसान नहीं है। हाँ, मार्शल आर्ट्स की दुनिया बहुत अनिश्चित है, बोले तो अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, बीबीसी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। तब तो इस बात का जवाब वही इंसान दे सकता है जिसने मुझे काशी घाट तक पहुंचाया है, यानी कि प्रोफेसर चेतन। इतना बोलकर आरव बीबीसी को देखने लगा। बीबीसी तुरंत समझ गया कि आरव के मन में क्या चल रहा था। उसने बहुत आराम से अपने हाथ को हिलाते हुए कहा, इस बार मुझे मत देख मेरे भाई।
तेरे एडवेंचर मुझ पर बहुत भारी पड़ते हैं। कभी तू गायब हो जाता है, कभी कालजयी तुझ पर हमला करने लगता है, कभी वो नाग शक्ति वाले तुझे बुलाने लगते हैं। ओ भाई मुझे माफ कर दे, आज नहीं, आज मेरी डेट है। अच्छा बेटा, यही दोस्ती, यही प्यार। हं, बीच में अंजलि की दीवार। आरव ने कहा। ओ निकल लो यहाँ से, हाथ जोड़ता हूँ मेरे सरकार, बीबीसी ने कहा और वो दोनों खुद में ही जोर जोर से हंसने लगे। इसके बाद आरव और बीबीसी अपने अपने काम में लग गए। आज छुट्टी थी तो उनको बहुत कुछ करना था। दूसरी तरफ जंगल में मिस्टर कृष्णमूर्ति अपने बेस पर ही बैठकर गुरु भीष्म और ऑफिसर देव का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर के बाद बेस की तरफ एक कार आई और गुरु भीष्म और ऑफिसर देव उसमें से उतरकर बाहर आ गए। जब गुरु भीष्म ने बेस का माहौल देखा और समझ गए कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ था। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ हुआ है, गुरु भीष्म ने आगे बढ़ते हुए कहा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं गुरु भीष्म? कृष्णमूर्ति ने पूछा। क्योंकि मैं यहाँ पर जो महसूस कर रहा हूँ वो सही नहीं है, गुरु भीष्म ने कहा। दरअसल गुरु भीष्म को इस वक्त कालजयी की एनर्जी महसूस हो रही थी, मगर क्यों हो रही थी इसका जवाब उनके पास नहीं था। अब इसका जवाब तो मिस्टर कृष्णमूर्ति ही दे सकते हैं, ऑफिसर देव ने कहा। ऑफिसर देव ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक से उनके सामने मिस्टर कृष्णमूर्ति आ गए और ऑफिसर से बोले, हाँ मैं तो जवाब दूंगा ही, आखिर ये मेरी जिम्मेदारी जो ठहरी। यहाँ क्या हुआ है मिस्टर कृष्णमूर्ति? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, गुरु भीष्म ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं गुरु भीष्म, यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है जिसको हम समझने में नाकाम रहे हैं, मिस्टर कृष्णमूर्ति ने कहा। आखिर ऐसा क्या हो गया है यहाँ पर? ऑफिसर ने कहा। कालजयी वापस आ गया है गुरु भीष्म, हमारा डर हमारी आंखों के सामने है, मिस्टर कृष्णमूर्ति ने डरते हुए कहा। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद उसको आज से कई साल पहले अपने हाथों से मारा था, गुरु भीष्म ने हल्के गुस्से में कहा। रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, इससे आपको मेरी बात पर भरोसा हो ही जाएगा, मिस्टर कृष्णमूर्ति ने कहा और अपने आदमी को इशारा करते हुए कुछ मंगाया। कुछ देर के अंदर ही उनका आदमी अपने हाथ में उसी राख को लेकर आया जो रात के वक्त मिला था। उस राख को हाथ में लेते ही गुरु भीष्म ने गुस्से में कहा, कालजयी तो फिर से आ गया। इसके बाद वो मिस्टर कृष्णमूर्ति की तरफ घूमते हुए बोले, मिस्टर कृष्णमूर्ति, हम इसके लिए कितने तैयार हैं? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ गुरु भीष्म, मेरी तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, मिस्टर कृष्णमूर्ति ने कहा। क्या इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमला इस तरफ से किया गया है? गुरु भीष्म ने कहा और तुरंत ही खुद के बात को काटते हुए उन्होंने फिर से कहा, खैर ये कहना भी अभी जल्दबाजी ही होगी, क्योंकि कालजयी के वापस आने का मकसद किसी को नहीं पता, फिर भी उसको रोकना ही पड़ेगा गुरु भीष्म, ऑफिसर देव ने कहा। वो बहुत ही खामोशी से सबकी बात सुन रहे थे। अब जबकि ये साफ था कि दुश्मन आ गया है तो उन्होंने अपनी भी राय सबके सामने रखी। जब सभी लोग आपस में बात कर रहे थे तब मिस्टर कृष्णमूर्ति के असिस्टेंट के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि कैसे ऑफिसर देव किडनैप होकर भी वापस आ गए थे। इससे पहले कि वो ऑफिसर देव से कुछ पूछता, मिस्टर कृष्णमूर्ति ने उसको रोक दिया। क्या गुरु भीष्म कालजयी के मकसद को जान पाएंगे? ऑफिसर देव किडनैप होने के बाद भी कैसे वापस आ गए? क्या होगा आरव का अगला कदम काशी घाट को लेकर? जानने के लिए सुनते रहिए वीरों का वीर। सुबह के समय कॉलेज में आरव अपने सबसे अच्छे दोस्त बीबीसी से बात कर रहा था। वो उसको रात की घटना के बारे में बता रहा था। बातों ही बातों में आरव ने बीबीसी से नाग शक्ति के बारे में पूछा। इस नाम को सुनते ही बीबीसी ने काशी घाट के बारे में बात की। आरव को बीबीसी ने बताया कि उसके सभी सवालों के जवाब काशी घाट से जुड़े हुए थे। इसके बाद उन्होंने हल्की फुल्की मस्ती के साथ अपने डिस्कशन को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ काशी घाट में अलग ही ड्रामा चल रहा था। मिस्टर कृष्णमूर्ति से मिलने के लिए गुरु भीष्म और ऑफिसर देव आए थे। उन लोगों को मिस्टर कृष्णमूर्ति ने कालजयी के बारे में बताया। उसका नाम सुनकर ही गुरु भीष्म को गुस्सा आ गया।
उन्होंने इस बात पर बाद में चर्चा करने का सोचा। वही बेस पर मौजूद सभी लोग इस बात से हैरान थे कि रात को जिस ऑफिसर देव को किडनैप किया गया था, वो अभी गुरु भीष्म के साथ कहां से आ गए थे। उन लोगों से कुछ देर बात करने के बाद मिस्टर कृष्णमूर्ति ने बेस में उनके रुकने का इंतजाम कर दिया था। हर बीतते पल के साथ काशी घाट में तनाव फिर से बढ़ता जा रहा था। इस बात का असर अब मिस्टर कृष्णमूर्ति के चेहरे पर भी जाहिर हो रहा था। उनका असिस्टेंट दिग्विजय बार बार ऑफिसर को देखे जा रहा था। उसका मन उस सवाल से बंधा हुआ था जिसका जवाब उसको अभी तक नहीं मिला था। सिर्फ असिस्टेंट को ही नहीं, बेस के सभी आदमी इस बात का जवाब चाहते थे। कुछ देर बाद जब मिस्टर कृष्णमूर्ति को मौका मिला तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को बुलाया और धीरे से फटकार लगाते हुए कहा, ऑफिसर देव का डीएनए टेस्ट करना है क्या? उनको ऐसा घूरना बंद करो। सॉरी बॉस, मैं वो समझने की कोशिश। ज्यादा मत समझो, मैं यहाँ पर समझने के लिए ही बैठा हुआ हूँ। अच्छा हाँ, और बेस के सभी लोगों को समझा दो कि कोई भी ऑफिसर देव से कोई बात नहीं करेगा। मिस्टर कृष्णमूर्ति ने दिग्विजय की बात पर टोकते हुए कहा, बॉस बुरा मत मानिएगा, मगर ये कैसे हो सकता है? वो इंसान रात को हम लोगों के सामने गायब हुआ और अब ये गुरु भीष्म के साथ आया है। दिग्विजय ने हिम्मत करके पूछ लिया। दिग्विजय की बात सुनकर मिस्टर कृष्णमूर्ति पहले जोर जोर से हंसे और फिर कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे साथ था वो ऑफिसर देव नहीं था। अब जो आया है ये ऑफिसर देव है। तो वो कौन था बॉस? दिग्विजय ने कहा। वो हं, वो कालजयी था। वो किसी का भी रूप ले सकता है। स्पेल कास्ट को उससे अच्छा जानने वाला अब तक कोई इस धरती पर नहीं आया है। उसको मौत का फरिश्ता भी कहते हैं। वो बहुत आराम से किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता है। अभी के लिए इतना जानना तुम्हारे लिए काफी है। अब जाओ और जो कहा है वो करो, मिस्टर कृष्णमूर्ति ने समझाते हुए कहा। मिस्टर कृष्णमूर्ति की बात सुनने के बाद दिग्विजय की हालत खराब हो गई थी। उसके मन में और भी सवाल चल रहे थे, मगर मिस्टर कृष्णमूर्ति को मुड़ के देखते हुए उसने कुछ नहीं पूछा। दोपहर का वक्त अब होने को आ रहा था। ऑफिसर देव और गुरु भीष्म लगातार अपने आसपास के इलाके को मैप से समझने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कालजयी के लिए उन लोगों के पास अभी कोई जवाब नहीं था। वो सब कुछ बस आने वाले कल के हिसाब से तैयार करना चाहते थे। मन ही मन वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि बिना कालजयी के मकसद को जाने वो कुछ नहीं कर सकते थे। कालजयी की शक्ति को काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। ये कोई भी नॉर्मल सा मार्शल आर्टिस्ट नहीं कर सकता था। काफी भाग दौड़ के बाद गुरु भीष्म अब कुछ थक गए थे। वो जब से आए थे तब से लगातार काम ही कर रहे थे। ये इलाका उनके अंडर में आने वाले पूरे इलाके की सबसे खतरनाक जगह थी। इस जगह पर कालजयी का आना विश्व रक्षक दल को परेशान करने के लिए काफी था। गुरु भीष्म, अब हमें क्या करना चाहिए? ऑफिसर देव ने परेशान होते हुए पूछा। करना क्या है? अब हमें देखना होगा कि विश्व रक्षक दल इस बात पर कैसे रिएक्ट करता है। उनके साथ ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। गुरु भीष्म ने उदास लहजे में कहा। क्या हम खुद से कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं गुरु? ऑफिसर ने कुछ सोचते हुए कहा। अगर कुछ गलत हो गया तो जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अभी इस बात की चिंता मत करो, मैं खुद इस प्रॉब्लम को सबके सामने रखूंगा, गुरु भीष्म ने कहा। ऑफिसर देव इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि गुरु भीष्म के आवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो उन्होंने पहले महसूस किया था। कहीं ना कहीं वो एक अनजान डर के साए में थे। हम अभी ऐसा करते हैं कि इस एरिया को सील करके यहाँ पर नजर रखते हैं। कालजयी आएगा तो हिट जाएगा, कहा। ऑफिसर ने गुरु भीष्म को हिम्मत देते हुए कहा। ऑफिसर की बात सुनकर गुरु भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हो ऑफिसर? तुमने जितनी आज तक सांसें नहीं ली होगी, मैंने उससे कई ज्यादा लड़ाइयां देखी है। माफ कीजिएगा, मेरा वो मतलब नहीं था, ऑफिसर ने तुरंत गुरु भीष्म को समझाते हुए कहा। लड़ाई में योद्धा के साथ साथ आम लोग भी मारे जाते हैं। तुम अभी इस ऑर्गेनाइजेशन में नए हो शायद, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। गुरु भीष्म ने ऑफिसर देव को उनकी जल्दबाजी के लिए उन पर तंज कसते हुए कहा।
ऑफिसर देव समझ गए कि गुरु भीष्म अभी अंदर से परेशान थे, शायद इसलिए ऐसा बोल रहे थे। उन्होंने बात को संभालते हुए पूछा, आप कोई तो रास्ता बताओ गुरु भीष्म। आप लोग सही है, भारत के किसी भी इलाके में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है जितनी यहाँ समझ आती है। हमें पहले अपने सीक्रेट सर्विस से बात करके इस बारे में पता करना होगा कि उनके पास कोई कालजयी की खबर है क्या, गुरु भीष्म ने कहा। इसके बाद ऑफिसर ने कुछ देर सोचते हुए कहा, अच्छा गुरु भीष्म, मुझे कालजयी के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? कालजयी की उम्र कोई नहीं जानता। उसका नाम कालजयी से पहले कार्तिक था। जब उसने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में नाम कमाया तो पैसों के लालच में उसने अपनी शिक्षा का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बहुत समझाने पर भी जब वो नहीं माना तो विश्व रक्षक दल ने उसको निकाल दिया। बस उसके बाद से आज तक वो हमारे लिए सिर दर्द बना घूम रहा है। बाकी की डिटेल्स तुमको फाइल में मिल जाएगी। एनर्जी और स्पेल पर उसको महारत हासिल है, गुरु भीष्म ने समझाते हुए कहा। गुरु भीष्म और ऑफिसर देव से कुछ दूरी पर मिस्टर कृष्णमूर्ति भी बैठे हुए थे। वो उन लोगों को बात करते हुए बहुत ध्यान से सुन रहे थे। मन ही मन मिस्टर कृष्णमूर्ति उन लोगों की बातों पर मुस्कुरा भी रहे थे, क्योंकि ये लोग अभी कालजयी की इंफॉर्मेशन जुटाने की सोच रहे थे, जबकि कालजयी ने यहाँ बहुत चालाकी से मिस्टर कृष्णमूर्ति के प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया था। यही सब सोचते हुए अचानक से मिस्टर कृष्णमूर्ति का माथा ठनका। उनको कुछ याद आ गया था। दरअसल मिस्टर कृष्णमूर्ति ने अभी इस बात पर गौर किया कि कालजयी ने ऑफिसर देव का रूप लिया था, यानी कि उसको पता था कि मिस्टर कृष्णमूर्ति और ऑफिसर का झगड़ा हुआ था। अब यहाँ से एक और बात मिस्टर कृष्णमूर्ति के दिमाग में बिजली की तरह कौंधी कि उन लोगों के झगड़े के बारे में सिर्फ मीटिंग में आए हुए लोगों को पता था। सभी बात का इशारा एक ही तरफ था कि मीटिंग में आए हुए लोगों में से किसी ने कालजयी को ये बात बताई थी, यानी कि अब खतरा बहुत ज्यादा हो गया था। मिस्टर कृष्णमूर्ति ने इतना अच्छा पॉइंट निकाला था, मगर दिक्कत एक ही बात की थी कि वो ये सब किसी को बता नहीं सकते थे। इन बातों को बताने का मतलब यही था कि खुद के गले में फांसी का बहुत बड़ा फंदा डालना। मिस्टर कृष्णमूर्ति अपने मन में मुस्कुराए और कालजयी के दिमाग की तारीफ करते हुए अपनी हार के बारे में सोचने लगे। कितना अच्छा दाव खेला था। इन सब बातों से अनजान आरव अपने कॉलेज में छुट्टी का मजा ले रहा था। आरव आज बहुत दिनों बाद अपने मेडिटेशन स्टेट को सही से कर सकता था। बहुत दिनों से चलती उथल पुथल के बीच आरव ने अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस को छोड़ दिया था। अब जबकि उसको आज अच्छा वक्त मिला तो वो इसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहा था। हालांकि बीच बीच में काशी घाट के नज़ारे उसके मन को भटकाने का काम कर रहे थे, मगर फिर भी उसका आज का सेशन बहुत अच्छा रहा था। वही उसका दोस्त बीबीसी अपनी डेट की तैयारी कर रहा था। वो भी पढ़ाई ही कर रहा था, मगर सिर्फ अंजलि को इम्प्रेस करने के लिए। उसने अपने स्पेल की किताब में से कुछ अच्छे अच्छे स्पेल को बहुत मेहनत से याद किया ताकि वो अंजलि को लुभा सके। उसको देख आरव मन ही मन सोच रहा था कि अगर बीबीसी ने इतनी पढ़ाई एग्जाम में पास होने के लिए कर ली होती तो आज वो कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन वो बीबीसी था जिसको बनाने के बाद भगवान ने भी कुछ सालों तक इंसानों को बनाना बंद कर दिया होगा। आरव यही सब सोच के मुस्कुरा रहा था। देखते ही देखते शाम का वक्त आ गया और सूरज ने भी अपने घर का रास्ता पकड़ लिया था। जैसा कि प्लान था, बीबीसी जब डेट के लिए निकल जाता तो आरव भी प्रोफेसर चेतन से मिलने जाने वाला था। बीबीसी को लेट करता हुआ देख आरव ने उसको टोकते हुए कहा, भाई डेट पर जा रहा है, मिस्टर इंडिया में नहीं जा रहा। ओए क्या तू काली बिल्ली की तरह टोकता रहता है हर बात पर? हाँ, अरे इतना तो मेरे बाप ने भी नहीं बोला है मुझे जितना तू बोल देता है। बीबीसी ने पलट के जवाब दिया और फिर से तैयार होने लगा। अंकल की गलतियों का नतीजा मैं भुगत रहा हूँ, आरव ने धीरे से कहा। बीबीसी ने वैसे तो इसको सुन लिया था, मगर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसका ध्यान अभी डेट पर था। इसके बाद बीबीसी वहां से निकल गया। उसके जाते ही आरव ने भी प्रोफेसर चेतन के घर का रुख किया। जब आरव प्रोफेसर के घर के पास आया तो उसने कालजयी को वहां पर महसूस किया, मगर अभी उसका दिमाग काशी घाट और सरपंच किंग पर था।
तो उसने अभी उतना ध्यान नहीं दिया। आरव को आते हुए प्रोफेसर ने भी देख लिया था। वो पहले से ही तैयार थे कि आरव को आज क्या समझाना था। आरव के आने के साथ ही प्रोफेसर ने उसको घर के पास वाले गार्डन में आने को कहा। आरव जब गार्डन में आया तो प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी रही सपनों की यात्रा? बहुत ही भयानक और सवालों से भरी हुई, आरव ने जवाब देते हुए कहा। "हम्म, सच हमेशा ऐसा ही होता है आरव। बस बात यह है कि हम झूठ को इतना ज्यादा जीने लगते हैं कि सच का चेहरा भयानक लगने लगता है। जब वो सामने आता है तो हम डर जाते हैं, प्रोफेसर ने कहा। वैसे तो मैं काशी घाट के इलाके में गया था जहां पर कोई तो अमरेंद्र के बारे में बात कर रहा था। और हाँ, वहां के लोग विश्व रक्षक दल से बहुत डरते हैं। वो उससे डरते नहीं है, वो उसकी गुलामी करते हैं आरव, प्रोफेसर चेतन ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा। क्यों गुलामी क्यों करते हैं प्रोफेसर? आरव ने मासूमियत भरे लहजे में कहा। देखो, ताकत एक ऐसी चीज है जिसको हम सही तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बुरी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम पर निर्भर है। ठीक वैसे ही विश्व रक्षक दल ने उस पूरे इलाके में अपना दबदबा बनाने के लिए वहां पर बहुत से जुल्म किए। मैं मानता हूँ कि विश्व रक्षक दल में जाना हर मार्शल आर्टिस्ट का सपना होता है, शायद तुम्हारा भी होगा, लेकिन फैसला बहुत सोच कर लेना, प्रोफेसर चेतन ने कहा। हाँ, पर ये सरपंच किंग और अमरेंद्र का मेरे सपनों से क्या लेना देना है? आरव ने एक और सवाल पूछा। तुम्हारे अंदर क्या इस सवाल के जवाब को समझने की शक्ति है? प्रोफेसर ने चालाकी से पूछा, ताकि आरव का इंटरेस्ट बरकरार रहे। उनके इस सवाल पर आरव सोच में पड़ गया और वो सामने के घरों को देखने लगा। उसके मन में डर था कि उसके पास सच में सरपंच किंग की ताकत थी। अब जब प्रोफेसर इसको साबित करने वाले थे तो आरव को अंदर से घबराहट हो रही थी। क्या होगा अब आरव का जवाब? क्या वो अपने डर से जीत पाएगा? क्या मिस्टर कृष्णमूर्ति अपने प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर पाएंगे? क्या है विश्व रक्षक दल और काशी घाट का इतिहास? जानने के लिए सुनते रहिए वीरों का वीर। प्रोफेसर चेतन को उसके बारे में कहां से पता चला? कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला था। कुछ देर के इंतजार के बाद बीबीसी और आरव अपने मन को समेटकर प्रोफेसर से मिलने चले गए। प्रोफेसर चेतन ने आरव से कुछ सवाल किए। जवाब सुनकर उनको समझ नहीं आया कि वो किस तरह से आरव की मदद करे। कुछ सवाल के जवाब देने के बाद प्रोफेसर चेतन ने आरव को एक पत्थर दिया। इस पत्थर का इस्तेमाल करके आरव अपने अतीत के बारे में जान सकता था। इस जगह पर प्रोफेसर ने नोटिस किया कि कोई और भी वहां था, जो वहां हो रही बातों को सुन रहा था। वही काशी घाट के जंगल में मिस्टर कृष्णमूर्ति ने ऑफिसर देव के लिए अपने एक आदमी को भेजा था। दोपहर को हुई बहस के बाद मिस्टर कृष्णमूर्ति ने ऑफिसर को सबक सिखाने का सोच लिया था। रात के समय अंधेरे में ऑफिसर देव बेस के बाहर खड़े होकर अपनी सिगरेट का मजा उठा रहे थे। जंगल की शांति उनके उलझन भरे मन को सहला रही थी। वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे कि मिस्टर कृष्णमूर्ति जरूर अपने अपमान का बदला लेंगे। वैसे भी ये उनका इलाका था, जिसको उन्होंने सालों से मेहनत करके बनाया था। साथ ही ऑफिसर देव को इस बात की भी चिंता थी कि गांव के लोगों का भरोसा कैसे जीता जाए। उनके मन में सवाल बहुत थे, मगर जवाब एक भी नहीं। इससे पहले कि उनकी सिगरेट खत्म होती, अचानक से उन्होंने पास की झाड़ी से किसी के आने की आवाज सुनी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, एक तलवार हवा को चीरती हुई उनकी सिगरेट को बुझाती हुई पास के पेड़ पर जा लगी। ऑफिसर देव के लिए इतना इशारा काफी था कि उन पर हमला हुआ था। वो तुरंत अपनी जगह पर बैठ गए। अब यहाँ पर उनके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर वो बेस की तरफ भागते भी है तो शायद हमला करने वाला उनको पीछे से मार सकता था। वहां रहना भी सही नहीं था, क्योंकि हमला करने वाले को ऑफिसर की पोजीशन का पता चल गया था। ऑफिसर देव को जो भी करना होगा, बहुत जल्दी करना होगा। उन्होंने दिमाग लगाते हुए जमीन पर नीचे लेटना ही सही समझा। वो जैसे ही नीचे लेट गए, अचानक से एक आदमी आया जो उनसे टकराकर जमीन पर गिर गया। उसके गिरते ही ऑफिसर देव ने उसको मारकर बेहोश कर दिया। वो अभी किसी की जान नहीं लेना चाहते थे। इसके बाद
उन्होंने जंगल में कुछ चिड़ियों की आवाज सुनी। वो समझ गए कि अभी उनके पीछे कुछ और भी लोग थे जो हमला करने को आए थे। ऑफिसर देव अपनी जगह पर खड़े हो गए और जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस ओर जाने लगे। वो जैसे ही आगे की तरफ बढ़े, अचानक से फिर से हमला हुआ। इस बार एक तीर उनके कान के पास से गुजर गया। इससे पहले कि वो अपने बेस के पास आ पाते, कुछ लोगों ने उनको सामने से घेर लिया और एक तरह का जाल उनके सर पर फेंक दिया। ऑफिसर देव कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उनको किडनैप किया जा रहा था कि उनको मारा जा रहा था, क्योंकि हमला करने वालों ने जिस तरह से उनको फंसाया था उससे तो यही साबित हो रहा था कि वो उनको किडनैप करना चाहते थे। इस बीच ऑफिसर को जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, बचाओ, बचाओ, हेल्प। इस आवाज को सुन बेस पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऑफिसर की आवाज आ कहां से रही थी। जैसा कि प्लान था, वो बहुत आराम से अपने बेस के आसपास देख रहे थे कि ऑफिसर की आवाज कहां से आ रही थी। अंधेरे के कारण वैसे भी बहाना बनाना बहुत आसान था कि कोई उनको देख नहीं पा रहा था। उधर ऑफिसर देव को बेहोश करके किडनैप करने वाले लोग उन्हें अपने साथ जंगल की दूसरी तरफ लेकर जा रहे थे। मिस्टर कृष्णमूर्ति के आदमी भी उनके पीछे थे, देखने के लिए। वो उसी रास्ते से जंगल में दाखिल हुए जहां से ऑफिसर देव को निकाला गया था। इससे पहले कि वो लोग ऑफिसर तक पहुंचते, उनको अचानक से लगा जैसे कुछ गड़बड़ था। प्लान के हिसाब से ऑफिसर को जंगल के दूसरे हिस्से में मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इस बात की गंभीरता को समझते हुए एक आदमी ने इस बात की खबर मिस्टर कृष्णमूर्ति को देने का फैसला किया। मिस्टर कृष्णमूर्ति अभी अपने कार में बैठकर शराब पी रहे थे। जब उनका आदमी उनके पास भागते हुए आया तो वो अंदर से खुश हो गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, लगता है काम हो गया है। बॉस, बॉस। क्या है? यही बताने आए हो ना कि काम हो गया है? शाबाशी मिल जाएगी, निकलो यहाँ से। मिस्टर कृष्णमूर्ति ने आए हुए आदमी की बात को काटते हुए कहा, नहीं बॉस, आप आप समझ नहीं रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑफिसर देव जंगल से गायब हो गए हैं। ये बात सुनते ही मिस्टर कृष्णमूर्ति के हाथ से उनकी शराब गिर गई। ए, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने तुम लोगों को समझाया था कि उनको सिर्फ पीट कर डराना है। गायब करने के लिए किसने कहा? हाँ, मिस्टर कृष्णमूर्ति ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। जो हुआ है वो पता नहीं किसने किया। हम लोग तो आपके हिसाब से काम कर रहे थे। आप प्लीज चलिए बॉस, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर कृष्णमूर्ति के आदमी ने कहा। ये सुनकर मिस्टर कृष्णमूर्ति अपनी कार से बाहर आए। वो इस वक्त इतने ज्यादा नशे में थे कि सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनके आदमी ने उनको संभालने की कोशिश भी की, मगर उन्होंने उनको डराकर भगा दिया और बड़बड़ाते हुए बोले, अरे ये कैसे हो सकता है? किसने किया ये सब? समझ रहे हो इसका अंजाम क्या हो सकता है? हम सबको लात मारकर विश्व रक्षक दल से बाहर कर दिया जाएगा। हम लोग एक काम भी अच्छे से नहीं कर सकते। हटो सामने से। हाँ। मिस्टर कृष्णमूर्ति का प्लान पूरा उल्टा हो गया था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला था। उन्होंने केवल इस बात का प्लान बनाया था कि ऑफिसर देव पर हमला करके उनको डरा कर भगा दिया जाए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका प्लान इस तरह से उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टर कृष्णमूर्ति के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि उन्होंने पूरी यूनिट के सामने ऑफिसर के साथ बहस की थी। अब अगर ऑफिसर देव को कुछ भी होगा तो शक सीधा मिस्टर कृष्णमूर्ति पर ही आएगा। ऑफिसर को नुकसान पहुंचाने वाले अब ऑफिसर को बचाने के चक्कर में पड़ गए थे। पूरा खेल अब उल्टा हो गया था। वैसे भी मिस्टर कृष्णमूर्ति इतने नशे में थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये था कि ऑफिसर देव को आखिर किसने गायब किया था। बहुत देर तक मिस्टर कृष्णमूर्ति के सोचने के बाद जब समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने आदमियों को बेस के आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाने का ऑर्डर दे दिया। दूसरी तरफ कॉलेज में प्रोफेसर चेतन अपने कमरे में बैठकर कुछ कर रहे थे। शायद से वो उस काम को अंजाम दे रहे थे जो उनको आचार्य बोधि ने दिया था। तभी अचानक से प्रोफेसर चेतन के पीछे कुछ हलचल हुई। प्रोफेसर चेतन एकदम से अलर्ट हो गए।
उन्होंने बिना पीछे मुड़े ही कहा, आज आने में आपको बहुत देर हो गई। मैं जिस दुनिया में रहता हूँ वहां पर वक्त बहुत धीमा चलता है प्रोफेसर। ये आवाज कालजयी की थी। लेकिन मैं वक्त से आगे चल रहा हूँ आज। मैंने अपने पहले स्टेज को पूरा कर लिया है। अब आरव मेरे जाल में फंस गया है। मैंने उसको आज काशी घाट की तरफ भेज दिया। प्रोफेसर चेतन ने अपने गुरूर को चमकाते हुए कहा, बात यहाँ पर वक्त की नहीं है। मैंने आरव की शक्ति को महसूस किया है। वो अभी हमारे काम के लिए तैयार नहीं है। अभी उसको कुछ वक्त चाहिए। कालजयी ने प्रोफेसर की बात पर ऐतराज जताते हुए कहा, पता नहीं आपका सही वक्त होता क्या है। आज से नहीं, 5,000 साल से हम सही वक्त का इंतजार ही कर रहे हैं। क्या मिला हमें इंतजार करके। प्रोफेसर चेतन ने गुस्से में कहा। वो अभी इस बात से दुखी चल रहे थे कि उनके प्लान को कालजयी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। प्रोफेसर चेतन बहुत ही ईगो वाले इंसान थे। उनके लिए उनकी सोच ही सबसे बड़ी थी। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ प्रोफेसर। तुम शायद भूल गए हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। कालजयी ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इस बार भी कुछ कर पाएंगे। आरव फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा और हम लोग एक दूसरे को देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ। प्रोफेसर ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक से कालजयी ने उनको पीछे से पकड़ के उठा दिया। प्रोफेसर चेतन के जिस्म पर कालजयी के ठंडे हाथ मौत के एहसास से कम नहीं थे। मैंने कहा ना प्रोफेसर कि अपनी औकात मत भूलो, नहीं तो अपनी दुनिया को बर्बाद होते देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। मेरे सब्र का इम्तिहान तुम्हें मौत के करीब ले जा सकता है। इतना कह के कालजयी ने प्रोफेसर चेतन को नीचे पटक दिया। प्रोफेसर ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था, लेकिन आप ही बताइए मैंने अभी क्या गलत कहा। आरव जितनी जल्दी अपने मकसद के लिए तैयार होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। मैं भी इस बात को मानता हूँ प्रोफेसर, लेकिन मैंने आरव के शरीर को बहुत अच्छे से देखा था। उसके अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे काम आ सके। अभी तुम्हारा काम इतना ही है कि तुम उसके मन को विश्व रक्षक दल से दूर ले जाओ। बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। कालजयी ने प्रोफेसर को समझाते हुए कहा, हाँ ठीक है गुरु कालजयी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। एक सवाल और था, इस प्रोफेसर अग्निहोत्री का क्या करना है। प्रोफेसर चेतन ने पूछा। इनको अभी जिंदा रखना है। ये हमारे आगे के प्लान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही ये आरव के भी बहुत करीब है। याद रहे कि हमारे मकसद के लिए जितने भी अच्छे योद्धा हैं, उनको मारना नहीं, उनकी सोच को मारना है। कालजयी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है महामहिम, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैंने कॉलेज को भी अपने साथ मिलाने और विश्व रक्षक से दूर ले जाने का प्लान बना लिया है। प्रोफेसर ने कहा, कल जब तुम आरव से बात कर रहे थे तब मुझे याद आया कि विश्व रक्षक दल का एक आदमी है। उसका नाम है योगेश बहादुर। उसने ही आरव पर हमला कराया था, लेकिन उसने आरव को ऐसा फील कराया कि वो हमला विश्व रक्षक दल ने कराया था। तुम समझ रहे हो ना कि इस बात को तुमको कैसे इस्तेमाल करना है, हाँ? कालजयी ने प्रोफेसर चेतन के दिमाग में उस घटना के विजन को दिखाते हुए कहा, अब आरव विश्व रक्षक दल के लिए काम नहीं कर पाएगा। आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है मुझे। प्रोफेसर ने खुश होते हुए कहा,
इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये समय दोबारा नहीं। अभी कालजयी ने इतना ही कहा था कि अचानक से कालजयी बोलते बोलते रुक गया। कालजयी का ध्यान अब आरव के हॉस्टल की तरफ चला गया। वो समझ गया था कि आरव ने अपना काम शुरू कर दिया था। कालजयी को अब जाना था। उसने दोबारा प्रोफेसर चेतन की तरफ रुख किया और कहा, मेरे जाने का वक्त हो गया है। आरव को अब विजन दिखाने की बारी है। इतना कहने के साथ वो हवा में गायब हो गया। आरव अपने कमरे में उस पत्थर को अपने सामने रखते हुए कुछ मंत्रों को पढ़ रहा था। दरअसल ये पत्थर कालजयी को बुलाने का रास्ता था। बाकी का काम कालजयी करने वाला था। प्रोफेसर ने आरव को पत्थर देकर अपना आधा काम कर दिया था। अब कालजयी को अपनी शक्तियों से बाकी के काम को अंजाम देना था। आरव के पीछे बीबीसी भी बैठा हुआ था। वो भी देखना चाहता था कि आखिर आरव को कौन से राज का पता चलने वाला था। किसने और क्यों किया है ऑफिसर देव का अपहरण? क्या मिस्टर कृष्णमूर्ति ऑफिसर देव को ढूंढ पाएंगे? क्या होगा जब आरव अनलॉक करेगा पत्थर की शक्तियां? जानने के लिए सुनते रहिए वीरों का